नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार की ऑनलाइन क्लासेज में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड-19 की वजह से हमारी क्लासें रुक गई हैं। अब हम नए सिरे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा समायोजन। समायोजन के बारे में बात करेंगे हम पार्ट फर्स्ट, और समायोजन के पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे समायोजन का अर्थ, समायोजन की परिभाषा और समायोजन की विशेषता। इन तीनों चीजों के बारे में हम पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे। तो समायोजन क्या है? सबसे पहले हम समायोजन की बात करते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या है? समायोजन निजी जीवन की अगर हम बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है। एक, व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है या फिर परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल लेता है। दोनों ही परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समायोजन, एडजस्टमेंट। ऐसी शिक्षक भट्ट की कोई भी परीक्षा नहीं हुई है आज तक जिसमें समायोजन का क्वेश्चन नहीं आया हो। हर परीक्षा में कम से कम एक या दो क्वेश्चन अवश्य से आता है। आज हम बात करें समायोजन की। समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। व्यक्ति की आवश्यकता और इच्छा, हम दो चीजों की बात करें। या तो व्यक्ति की कोई आवश्यकता होती है या फिर व्यक्ति की क्या होती है? कोई इच्छा, और उसको पूरा करने वाली परिस्थितियां। व्यक्ति की आवश्यकता या फिर व्यक्ति की इच्छा और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियां, इन दोनों के मध्य तालमेल या फिर सामंजस्य हो जाता है, वो स्थिति समायोजन कहलाती है। देखिए, आवश्यकता, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, या तो मुझे किसी पेन की आवश्यकता है या फिर किसी दूसरे के पास मैं पेन देखकर इच्छा जागृत कर लेता हूं अपने अचेतन मन के माध्यम से कि मुझे ये पेन खरीदना है। अगर मैं अपनी आवश्यकता और इच्छा के मध्य तालमेल स्थापित कर लेता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं? समायोजित हो जाता हूं। और समायोजित व्यक्ति जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। समायोजित व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाता है और संतुष्ट होने से वो प्रसन्न रहता है। इस प्रकार व्यक्ति क्या हो जाता है? समायोजित हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कोलमैन की। एक अन्य मनोवैज्ञानिक है कोलमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा है कि व्यक्ति या बालक द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति या बालक जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर उसके ऊपर जो भी दबाव होते हैं उन दबावों से निपटने के लिए वो जो भी प्रयास करता है वो सारे प्रयास समायोजन कहलाते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता या फिर व्यक्ति की इच्छा और उनको पूरा करने के लिए जो प्रयास करता है वो प्रयास क्या कहलाते हैं? समायोजन कहलाते हैं। इसी संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक है गेट्स कहते हैं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। देखिए, बहुत सारी चीजें मनोविज्ञान के अंदर ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा ही प्रश्न एक अधिगम के संबंध में पूछा जाता है। ऐसा ही प्रश्न एक व्यक्तित्व के संबंध में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न एक बुद्धि के संबंध में पूछा जाता है। देखिए, समायोजन जो है व्यक्ति का निरंतर चलता ही रहता है। ऐसा कोई समय नहीं होता है जिसमें व्यक्ति को समायोजन नहीं करना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य, देखिए समायोजन प्रक्रिया में गेट्स कहते हैं कि समायोजन प्रक्रिया में व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संबंध, एक सामंजस्य स्थापित करता है, एक तालमेल स्थापित करता है, एक संतुलन स्थापित करता है, और ये संतुलन क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसके अलावा B.F. स्किनर मनोविज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर। इनके बिना मनोविज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यवहारवाद के जनक तो वाटसन माने जाते हैं, लेकिन व्यवहारवाद के क्षेत्र में कार्य करने का श्रेय, व्यवहारवाद को बहुत आगे तक ले जाने का जो श्रेय वो दिया जाता है B.F. स्किनर को। ब्यूलस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये कहते हैं कि समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है। तो जिस प्रकार हमने समायोजन के अर्थ के बारे में बात की कि व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की इच्छा और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य तालमेल या सामंजस्य समायोजन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, मुझे एक कार की आवश्यकता है, मुझे एक गाड़ी चाहिए और गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए और मेरे पास केवल 50,000 रुपए। तो क्या पॉसिबल है कि 5 लाख रुपए की गाड़ी मैं केवल 50,000 रुपए में खरीद पाऊं? अगर मुझे आवश्यकता है या फिर मेरी इच्छा है तो मैं अपने आप को असंतुष्ट कर लेता हूं, दुखी हो जाता हूं, मैं क्या हो जाता हूं? असमायोजित हो जाता हूं। और इसी प्रकार असमायोजित व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। इन मानसिक रोगों का शिकार होने से बचने के लिए व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ? 5 लाख की गाड़ी में नहीं ला सकता, अपने आप को समायोजित करने के लिए एक 50,000 रुपए की सेकंड हैंड गाड़ी ले आता हूँ और अपने आप को मैं संतुष्ट कर लेता हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए थी, मुझे गाड़ी आ गई, जितने पैसे मेरे पास थे उतने ही पैसों में गाड़ी आ गई, ये समायोजन कहलाता है। इसी प्रकार कोलमैन ने परिभाषा दी है, इसी प्रकार गेट्स ने दी है, और B.F. स्किनर ने कहा कि समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है।
देखिए समायोजन की जब हम बात करते हैं तो समायोजन का सीधा संबंध होता है मानसिक स्वास्थ्य से, और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है बुद्धि। जिस व्यक्ति में बुद्धि का अभाव होता है, जिस बालक में बुद्धि का अभाव होता है, वो बालक अथवा व्यक्ति समायोजित होने में असमर्थ होता है। वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, हर जगह असमायोजित महसूस करता है। किशोर अवस्था की जो बात होती है, किशोर अवस्था में बालक अपने आप को सबसे ज्यादा असमायोजित महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि अपने वो संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, इस कारण वो अपने आप को असमायोजित महसूस करता है। तो इस प्रकार हमने बात की समायोजन का अर्थ और इसके कोलमैन, गेट्स और बीएफ स्किनर की परिभाषा। इसके बाद में हम बात करते हैं समायोजन की विशेषताओं के बारे में। आशा है कि आपको समायोजन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समायोजन की विशेषताओं की। देखिए समायोजन की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली विशेषता होती है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के संबंध में एग्जाम में बहुत प्रश्न बनता है। अधिगम के संबंध में प्रश्न बनता है, व्यक्तित्व के संबंध में प्रश्न बनता है, बुद्धि के संबंध में प्रश्न बनता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मतलब समायोजन की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती। व्यक्ति अथवा बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत उसको किसी न किसी परिस्थितियों के मध्य समायोजन करना ही पड़ता है। इसके बाद में दूसरी विशेषता करते हैं कि समायोजन एक मानसिक स्वास्थ्य है। समायोजन एक मानसिक स्वास्थ्य। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि समायोजन का सीधा संबंध बुद्धि से होता है, और जिस व्यक्ति में बुद्धि का अभाव होता है, बुद्धि नहीं होती है, वो व्यक्ति समायोजन करने में असमर्थ होता है। तो यही वजह है कि समायोजन का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? मानसिक स्वास्थ्य से होता है। जो व्यक्ति अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। तो दूसरी विशेषता की हमने बात की कि समायोजन एक मानसिक स्वास्थ्य है। नंबर 3, समायोजन का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखिए हमने बात की कि समायोजन एक मानसिक स्वास्थ्य है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का सीधा जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। तीसरी विशेषता हमने बात की कि समायोजन का जो है प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चौथा हम बात करते हैं कि समायोजन वातावरण के मध्य वह व्यक्ति के मध्य संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है। चौथी विशेषता की हमने बात की कि समायोजन जो है वातावरण व व्यक्ति के मध्य संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है ना? अब व्यक्ति जब अपने आप को समायोजित करता है तो उसको जैसा भी वातावरण होता है उस वातावरण के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है, या फिर वातावरण को अपने अनुसार बनाना पड़ता है। तो वातावरण के मध्य और अपने मध्य दो चीजों के मध्य और क्या करता है? वो संतुलन बनाने का प्रयास करता है। पांचवी विशेषता की हम बात करते हैं समायोजन एक अर्जित उपलब्धि है। समायोजन एक अर्जित उपलब्धि है। देखिए मनोविज्ञान में दो चीजें आती हैं, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात वो चीजें होती हैं जिनको बच्चा लेकर पैदा होता है, अर्जित वो चीजें होती हैं जो पैदा होने के बाद में व्यक्ति अर्जित करता है, वो अर्जित चीजें कहलाती हैं। अधिगम के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो अधिगम क्या है? जन्मजात अथवा अर्जित। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है कि अधिगम जन्मजात है अथवा अर्जित है। तो अधिगम जो है वो जन्मजात है और अर्जित है। इसी प्रकार
व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, व्यक्तित्व जन्मजात है अथवा अर्जित है। तो व्यक्तित्व जो होता है वो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। इसी प्रकार हम समायोजन की बात करते हैं, समायोजन एक अर्जित उपलब्धि माना जाता है। तो ये हमने कुछ मनोविज्ञान की विशेषताओं की, समायोजन की विशेषताओं की बात की। इसके बाद में एक छठी विशेषता हम बात कर सकते हैं कि समायोजन का सीधा संबंध बुद्धि से होता है। देखिए हमने यहाँ पर 6 विशेषताओं की बात की है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समायोजन एक मानसिक स्वास्थ्य है, समायोजन का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, समायोजन वातावरण व व्यक्ति के मध्य संतुलन बनाने की प्रक्रिया है, समायोजन एक अर्जित उपलब्धि है, समायोजन का सीधा संबंध जो होता है वो बुद्धि से होता है। समायोजन के बारे में हम बात कर चुके हैं। समायोजन का अर्थ क्या होता है, समायोजन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और समायोजन की विशेषताएं क्या क्या है। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता और इच्छा और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य जब तालमेल स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वो समायोजन कहलाता है। इसके अलावा हमने फोनमैन के संबंध में भी बात की है। इसके बाद में हमने गेट्स की भी एक परिभाषा की बात की है। बीएफ स्किनर ने भी समायोजन के संबंध में कहा है कि समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है। इसके बाद में हमने बात की है कि समायोजन की विशेषताएं क्या क्या होती है। अब देखिए समायोजन की हम बात करते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा और इसके बाद में पूरा करने वाली परिस्थितियां, व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य क्या होता है, तालमेल होता है या फिर सामंजस्य होता है। तालमेल या सामंजस्य हो जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य या तालमेल नहीं होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, असमायोजन कहलाती है। असमायोजन या कुसमायोजन कहलाती है। जब व्यक्ति की आवश्यकता और इच्छा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य तालमेल या सामंजस्य हो गया तो वो स्थिति क्या कहलाती है, समायोजन कहलाती है। और व्यक्ति जब समायोजित कर लेता है अपने आप को, वातावरण के मध्य समायोजित कर लेता है तो उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है, पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, वातावरण की जो स्थितियां हैं, वातावरण की जो परिस्थितियां हैं, आवश्यकता और इच्छाओं के मध्य सामंजस्य नहीं हो पाता है तो वो स्थिति असमायोजन या कुसमायोजन कहलाता है। और कुसमायोजन के संबंध में जब हम बात करते हैं तो जब कुसमायोजित व्यक्ति होता है तो वो निश्चित रूप से मानसिक रोगों का शिकार होता है। किसका शिकार होता है, मानसिक रोगों का शिकार होता है। जब व्यक्ति असमायोजित हो जाता है या फिर कुसमायोजित हो जाता है तो व्यक्ति किसका शिकार होता है, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। देखिए असमायोजन और कुसमायोजन के बारे में बात करते हैं। व्यक्ति की आवश्यकता, व्यक्ति अथवा बालक या बालक अपनी आवश्यकता, इच्छा तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियां तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियां के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, वह स्थिति असमायोजन या कुसमायोजन इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। असमायोजन या कुसमायोजन क्या होता है, व्यक्ति या बालक अपनी आवश्यकता, इच्छा तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, वो स्थिति असमायोजन या कुसमायोजन कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि व्यक्ति जब असमायोजित हो जाता है, असमायोजित हो जाता है या कुसमायोजित हो जाता है, असमायोजित या कुसमायोजित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मानसिक रोगों का शिकार होता है।
मानसिक रोगों का शिकार। अब वो मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बारे में हम बात करते हैं मानसिक रोगों की। देखिए, हम बात कर रहे हैं असमायोजन की स्थिति में व्यक्ति या बालक मानसिक रोगों का शिकार होता है। और मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं? पहला हम बात करते हैं द्वंद्व या संघर्ष। दूसरा जो मानसिक रोग है वो होता है तनाव। तीसरा जो मानसिक रोग होता है भग्नाशय, कुंठा या अवसाद। और चौथा जो मानसिक रोग है वो दबाव। और पांचवा जो मानसिक रोग है वो दुश्चिंता। ये 5 प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार होता है। द्वंद्व या संघर्ष, दूसरा तनाव, तीसरा भग्नाशय कुंठा, चौथा दबाव और पांचवा दुश्चिंता। अब देखिए, हम बात करते हैं द्वंद्व या संघर्ष क्या होता है। द्वंद्व या जो संघर्ष होता है वो हमेशा दो के मध्य होता है, दो व्यक्तियों के मध्य, दो परिस्थितियों के मध्य। द्वंद्व या संघर्ष जो होता है कम से कम उसमें दो की आवश्यकता होती है, ज्यादा तो कितने भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो द्वंद्व, मानसिक संघर्ष, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानसिक संघर्ष की बात कर रहे हैं, मानसिक द्वंद्व की बात कर रहे हैं। व्यक्ति जो होता है अथवा बालक जो होता है उसके सामने प्रतिकूल अवसर और विरोधी विचार जब व्यक्ति के सामने अथवा बालक के सामने प्रतिकूल अवसर, एक तो अवसर प्रतिकूल होता है और उसके बाद में उसके दिमाग में विरोधी विचार आने लगते हैं, तो वह स्थिति द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। और द्वंद्व और संघर्ष के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्या करूं या क्या नहीं करूं की स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति क्या कहलाती है? तो द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति कहलाती है। तो एक तो अवसर प्रतिकूल हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के सामने विचार विरोधी आ जाते हैं उसके दिमाग में, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति कहलाती है। दूसरा हम बात करें, दूसरे मानसिक रोग की हम बात करते हैं तनाव की। तनाव क्या होता है? जब व्यक्ति समयानुसार कार्य नहीं कर पाता है, समयानुसार कार्य नहीं कर पाता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। जब मेरी परीक्षा की समय था, मेरी परीक्षा में 3 महीने का समय था, 4 महीने का समय था, तब मैंने तैयारी की नहीं। अब जब परीक्षा के मात्र 15 दिन शेष रहते हैं तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ और ऐसी स्थिति में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और मैं अपनी किताबों को देखकर, अपने सिलेबस को देखकर तनाव महसूस करने लगता हूँ। तो समय अनुसार कार्य नहीं करने पर जो स्थिति होती है, जो मानसिक स्थिति होती है, वो तनाव कहलाती है। तीसरी हम बात करते हैं भग्नाशय, कुंठा या अवसाद। जब व्यक्ति, देखिए, भग्नाशय, कुंठा और अवसाद ये सबसे भयंकर मानसिक रोग होता है। इससे एक बार व्यक्ति इसके अंदर फंस जाता है तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने में उसके सामने कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस बाधा के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और इस असफलता से जो निराशा पैदा होती है व्यक्ति के मस्तिष्क में, इस असफलता से जो निराशा पैदा होती है वही निराशा भग्नाशय, कुंठा या अवसाद कहलाती है। व्यक्ति कार्य करता है और कार्य करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है और बाधा उत्पन्न होने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है और असफलता के कारण निराश हो जाता है। वो स्थिति क्या कहलाती है? भग्नाशय, कुंठा या अवसाद कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी रीट की परीक्षा को पास करने के लिए और कोचिंग करना चाहता है, ठीक है ना, और कोचिंग की फीस जो है वो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये कोचिंग की फीस है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। आर्थिक समस्या के कारण वो कोचिंग नहीं कर पाता है और अपनी परीक्षा में वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उसके दिमाग में जो पैदा होगी, क्या पैदा होगी? निराशा पैदा होगी। उसके दिमाग में इतनी भयंकर निराशा पैदा होगी कि बार बार भर्तियाँ आएंगी और बार बार मेरे पास पैसे का अभाव रहेगा, मैं तो हमेशा ही क्या करता रहूँगा? असफल होता रहूँगा, मैं तो कभी भी नौकरी नहीं लग सकता। तो ऐसी स्थिति जो कहलाती है वो भग्नाशय, कुंठा या अवसाद कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दबाव। ये चौथा मानसिक रोग है। पहला द्वंद्व संघर्ष, प्रतिकूल अवसर और विरोधी विचार, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा तनाव क्या है? समय अनुसार जब व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है तो वही स्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं भग्नाशय, कुंठा या अवसाद। कार्य करना और कार्य में बाधा उत्पन्न होना और बाधा के कारण व्यक्ति क्या होना? असफल होना और असफलता के कारण निराशा पैदा होना भग्नाशय, कुंठा या अवसाद कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दबाव की। दबाव क्या होता है? जब मान सम्मान की बात होती है, जब व्यक्ति के सामने मान सम्मान की बात होती है, जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात होती है,
या फिर व्यक्ति की प्रतियोगिता की बात होती है, जब मान सम्मान की बात होती है या फिर प्रतिष्ठा की बात होती है या फिर प्रतियोगिता की बात होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक मानसिक स्थिति से गुजरता है, यह मानसिक स्थिति दबाव कहलाती है। जैसे परीक्षा की बात है, 10th क्लास का जो बोर्ड है या 12वीं क्लास का जो बोर्ड है, उसके अंदर सभी प्रतियोगिता जितने भी छात्र हैं उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बार 90% लाऊंगा, किसी ने कहा मैं 80% लाऊंगा, किसी ने कहा मैं 70% लाऊंगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता उन सब में हो जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी उसी प्रकार व्यक्ति जो अपने आप पर एक बाहर महसूस करने लगता है, दबाव महसूस करने लगता है। जब प्रतिष्ठा की बात होती है तब भी इसी प्रकार का बाहर महसूस करता है। जब मान सम्मान की बात होती है, इज्जत की बात होती है, तब भी व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजरता है, वो मानसिक स्थिति दबाव कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दुश्चिंता की। ये 5वां मानसिक रोग दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है? जब चेतन मन, देखिए जब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जब चेतन और अचेतन, मस्तिष्क जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो तीनों मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व का जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम तीनों मस्तिष्क की बात करेंगे। चेतन मन पर अचेतन मन हावी हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मुझे कार की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब दूसरे किसी व्यक्ति के पास में जब मैं कार देखता हूँ तो मेरे मन में क्या आता है कि मुझे कार लेकर आनी है, और ये मेरी क्या है? इच्छा है। ये मेरी क्या होती है? इच्छा होती है। और जितनी भी इच्छाएं होती है वो कहाँ से निकल कर आती है? अचेतन मन से निकल कर आती है। जब अचेतन मन के ऊपर, सॉरी, चेतन मन पर अचेतन मन हावी हो जाता है, मुझे कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा अचेतन मन कहता है कि नहीं, तुझे कार लेकर आनी है। तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक स्थिति बनती है, जो मानसिक स्थिति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इन मानसिक रोगों से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, किस प्रकार की रक्षात्मक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे समायोजन के उपाय, समायोजन की युक्तियां या समायोजन की विधियां। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।